मनगवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए और शासन की पहल से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या प्रगति पर हैं। विधायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने के लिए 127 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। विशेष रूप से कावाटोला, सिरसा, रघुपतिगंज, पिपरवार और साहिबा जैसे पंचायतें मुख्य मार्ग से जुड़ी हैं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा 33 करोड़ रुपए की लागत से हिनौती गौधाम सहित कई पुल, पुलिया और नाली निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में मनगवा के हिनौती 73 जनपद पंचायत में एशिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 25,000 गौवंश के संरक्षण की होगी और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से रहने, चारे और जल संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मलकापुर तालाब के सौंदर्यीकरण और जल संवर्धन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र में 8 करोड़ की लागत से बांध निर्माण की भी घोषणा की जा चुकी है। ग्रामीण विकास के तहत अटल सरोवर, अटल सुशासन भवन और लगभग 30 नए सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रोजगार सृजन के लिए गढ़गगेव और तिवनी में हाट बाजार का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए गंगेव में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में रिक्त पदों को भरकर चिकित्सा सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर, सभी मीडिया चैनल से यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सभी देखने और सुनने वालों को सादर प्रणाम और जय श्री राम करता हूँ। विधानसभा मनगवा के अंदर कुछ विषय आप लोगों से मुझे चर्चा करना था। एक बात हमने आप सभी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यहाँ पर आमंत्रित किया, आप सभी यहाँ मौजूद भी हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में बजट सत्र विधानसभा का संपन्न हुआ, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि कई ऐसे निर्माण कार्य उसमें स्वीकृत हो जाए। तो उन चीजों को मैं ये चाहता था कि पब्लिक डोमेन में आए। नंबर एक ये विषय रहेगा, आप सबसे बातचीत होगी, अभी हम आपको जानकारियां भी देंगे कौन कौन से निर्माण कार्य विधानसभा मनगवा में स्वीकृत हुए। और दूसरा एक विषय है, जब विधानसभा का सत्र चलता है तो उस समय हम जैसे जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ विषय जनहिताय वहां पर उठाए जाते हैं, सवाल लगाए जाते हैं, उनके उत्तर भी आते हैं। उन उत्तरों को मैं पब्लिक डोमेन में लेना चाहता था कि कोई भी सवाल है तो उसका उत्तर क्या आया, दबी हुई बात रह जाती है कि विधायक जान जाते हैं और वो पब्लिक के बीच में नहीं बात जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर भी आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। तो प्रथमतः तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस दौरान जो बजट में निर्माण कार्य स्वीकृत हुए और उनकी मैं जानकारी, अल्प जानकारी यहाँ पर दे पाऊंगा, ताकि आपको ये प्रेस नोट दे दूंगा तो उससे आप लोग आगे कर लेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों ने इस बार स्वीकृत करा पाने में सफलता प्राप्त की, लोक निर्माण विभाग का पखरा और बसेड़ा में एक पुल पड़ता है, आप लोगों ने पहले भी कवर किया है। उसमें कई जाने चली गई, जब बरसात के समय पानी ऊपर होता है तो लोग यहाँ पर डूबते हैं और इस प्रकार से अवांछित घटनाएं घटती है। मेरे विधायक बनने के बाद भी एक घटना घटी थी और उसी समय मैंने ये निर्धारित किया था कि उस पुल का निर्माण कराने के लिए। तो ये पकड़ियार नदी में 3 करोड़ 74 लाख का ये पुल स्वीकृत है। और दूसरा एक नई गढ़ी जो जिला मऊगंज में भी अपना विधानसभा आता है, तो वहां पर देवरियन गांव की ओर जाने वाला एक रास्ता है, वहां पर भी पुल स्वीकृत हुआ है, जिसका 3 करोड़ 3 लाख की स्वीकृति है। दूसरा, आप इसमें जो गंगेव
से नौटी जो माननीय अपने उप मुख्यमंत्री जी हैं राजीव शुक्ला जी के मार्गदर्शन में निर्देशन में नौटी गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां की एक सड़क की स्वीकृति हम लोगों को प्राप्त हुई है 10 करोड़ 37 लाख की। और आप लोगों ने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे अपने विधानसभा मंगमा में, तो उन्होंने भी 4-5 घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं की भी स्वीकृति अपने को प्राप्त हुई है, जिनमें से बैकुंठपुर ये देवास की जो विद्यालय है उसके उन्नयन की बात हम लोगों ने उठाई थी कि उसको 10वीं से 12वीं तक किया जाए। और साथ ही साथ मैंने विधानसभा में ये भी एक प्रश्न लगाया था कि जो शासकीय कॉलेज मंगमा है उनमें भी उत्कृष्टता लाने के लिए बीएससी और बीकॉम के भी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ के जो शैक्षणिक जगत के छात्र छात्राएं उनको शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। वो भी एक प्रस्ताव लगभग स्वीकृत है। एक मार्ग है बैकुंठपुर देवास लालगांव, इसके भी लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दौरान बजट में सम्मिलित किया गया है। और मंगमा से तिगड़ी वाया बुढ़वा, ये मैं प्रश्न नोट आप लोगों को दे दूंगा। शिमला जोड़ौरी मार्ग है, ये 1 करोड़ 20 लाख का एक तरई पहुंच मार्ग है। और एक बड़ा विषय काफी दिनों से चल रहा था, गढ़ जो अपना कस्बा इलाका है, ग्राम पंचायत है, वहां की जो सड़क है उसको भी नाली सहित निर्माण कार्य के लिए इस बार बजट में स्वीकृति प्रदत्त हुई है। इसके अलावा जो नौटी गोदाम है वहां पर 8 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। और लगभग विधानसभा मंगमा जो कि जियोग्राफिकली सबसे बड़ा विधानसभा है और मतदाताओं के जो संख्या है उस संख्यात्मक तौर पर भी अपने जिले में रीवा-मऊगंज में सबसे बड़ी विधानसभा है। और एफआईआर होने के बावजूद भी अपनी विधानसभा बड़ी हुई है, मतलब संख्यात्मक तौर पर मतदाता जो है और जियोग्राफिकली बड़ा है। 127 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ और ये सब निर्मित हो चुकी है। आप लोग भी जब कभी निकलते होंगे बैकुंठपुर से होते हुए टिंडी वाला मार्ग है, उसका डामरीकरण हो चुका है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही उधर लौरी से होते हुए फड़ुआ गया था और रक्षा मार्जन वहां भी डामरीकरण हुआ है। इसी प्रकार से टिंडी की जो सड़क है उसका डामरीकरण हो गया है। साथ ही साथ सिरसा में रामपुर रघुनाथगंज में कौन गाँव पड़ता है वहां की सड़क का निर्माण हो गया। सराई में निर्माण हो चुका है। पिपरवार, साहिबा, बलौआ, बनवा वार्ड, इस तरीके से कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर सड़कों का निर्माण हो चुका है और कई सड़कें निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है। तो तैयार नहीं होता तो ये तो हमको प्रस्ताव भेजना है, ये तो फिर सरकार के जो और मंत्री लेवल के हिस्से हैं वो उसकी जांच करवाएंगे कि क्या ये उपयुक्त है, तब ये आगे होगा। और अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो जैसे आपने बताया कि जो बगल में लगभग 13-14 एकड़ जो भी गवर्नमेंट की जमीन है उसमें आप स्थानीय लोगों के लिए जो भी निर्माण कार्य होंगे उनको करवाएंगे। ऐसी स्थिति में जो कॉलेज का वो है उच्च शिक्षा का है, तो उस स्थिति में कॉलेज का अथवा बिल्कुल फिर मैदान जाएगा। तो क्या संयुक्त महाविद्यालय की मान्यता विकसित करने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ना मैं ऐसा करने वाला हूँ। शैक्षणिक जगत के लिए जो भी यहाँ पर छात्र एवं छात्राएं इस अंचल के पढ़ने जाते हैं उन्हें अगर अपने शिक्षा को जारी रखना है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे गरीब छात्रों के लिए यहाँ पर ये कॉलेज है, अगर उनको फीस की समस्या जाती है तो वो अपने पठन पाठन को बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। वो रीवा नहीं जा सकते, सतना नहीं जा सकते या मंगमा नहीं जा सकते। उनको अगर पास में वही कॉलेज एक उचित जिसको कहे फीस पर प्राप्त होता है तो वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे करेंगे। शासन के अधीन करने का जो विषय है, जो आपने जैसे प्रश्न किया कि इतनी जमीन का प्रयोग यदि कॉलेज प्रबंधन कर रहा है क्यों ना उसे शासन के अधीन किया जाए। ये सीधा सा विषय है। जो भी वहां पर कर्मचारी है उनका एग्जाम होगा, अब वो सरकारी तौर पर अगर पेड कर्मचारी बनते हैं तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक पॉजिटिव बात है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो मेरा ये कहना है कि कॉलेज अपना वहां पर जितने निजी पट्टी की जमीन है वहां पर कॉलेज चले, प्राइवेट बॉडी के तौर पर चले, लेकिन जो सरकार की जमीन है उसका प्रयोग कॉलेज प्रबंधन ना करे।
विधायक जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैंने समाचार कवरेज किया पंचायत के द्वारा ये कहा जा रहा है, सरपंच गाँव के द्वारा कहा जा रहा है जो शासन की जमीन अतिक्रमण की गई है किराए पर होगी, हाँ, उसे पंचायत को ही दिया जाना चाहिए। यहाँ पंचायत का विस्तार प्रभावित हो रहा है, गरीब सहारा लोग हैं उनके लिए छाया नहीं है, हमारा पशु है रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो भी उनकी कौड़ी नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट शासना की बिल्कुल ठीक। अभी आप या पंचायत को उसकी जमीन लौटा रही है, विस्तार कर सके। यही तो सवाल है विधानसभा में मैंने लगाया है। वहां से जो अपने को उत्तर प्राप्त हुआ तो जो विद्यालय है, विद्यालय पट्टे की भूमि पर निर्मित है, ये अपने को उत्तर प्राप्त हुआ। लेकिन जो मेरा सवाल था उस सवाल को थोड़ा सा असल में जो उत्तर आया घुमा फिरा करके दिया गया। तो आसपास की जमीनें हैं, जब हमने राजस्व विभाग से पता किया, जानकारी दी, तो ये जो मैंने आपको बताया कि इतना ये रकबा कुल मिला करके सरकारी है। तो जो आप कह रहे हैं कि यह चीज क्या ग्राम पंचायत को दी जाए या अन्य किसी निर्माण के लिए, तो वो आगे का प्रस्ताव है कि वहां पर हाट बाजार का निर्माण हो या कि गौशाला ही निर्मित हो जाए या कोई भी ऐसा जनहिताय जो कुल मिलाकर के विषय हो उसका निर्माण हो और वहां पर विधायक निधि या सांसद निधि या सरकार की निधि का उपयोग किया जा सके। सीधा सा तो ये प्रश्न है। अब कॉलेज प्रबंधन जो जिस प्रकार से चल रहा है, अगर वो फीस भी ले रहा है बच्चों से, उनको वो सुविधा भी सरकारी जमीन को लेकर के अगर दी जा रही है, तो वहीं पर मेरा ये सवाल है कि बच्चों की फीस भी कम होनी चाहिए, या तो शासन के अधीन हो जाए या तो फिर वो जो निर्मित वहां पर जो जमीन है वो सरकार को प्राप्त हो, और सरकार को जब प्राप्त हो जाएगा तो निर्माण, जैसा आपने सवाल किया है कि ग्राम पंचायत को दिया जाए, तो ग्राम पंचायत वहां पर कोई भी निर्माण करे। मतलब कॉलेज प्रबंधन पर आप दबाव बनाने का प्रयास करेंगे? नहीं, कॉलेज प्रबंधन से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा लेना देना है सरकार से और उस मंत्रालय से जिस मंत्रालय से ये उच्च शिक्षा विभाग का विद्यालय चल रहा है, उस विद्यालय की उत्कृष्टता के लिए अगर वह विद्यालय सरकारी होता है तो मैं समझता हूँ कि कॉलेज के लिए भी पॉजिटिव बात है और छात्र एवं छात्राओं के लिए भी सकारात्मक बात है। साथ ही साथ वहां पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको भी एक प्रकार से उनके एक्सपीरियंस के आधार पर अगर शासन उनको सरकारी तौर पर नियुक्त करता है वो भी बेहतर विषय होगा। इस बात को लेकर के मैंने वहां पर अपने विधानसभा में सवाल लगाया। विधायक की जैसा आपने बताया कि आपने सदन में ये पूछा कि मंडवा विधानसभा में 3 गौशाला है, हाँ, वहां से आपको जवाब मिला 3 गौशाला है। बिल्कुल। तो क्या इनको जो गौशाला प्रॉपर चल रही है? ये सारी गौशालाएं बिल्कुल ओवरलैप इसको कहें, सारी गौशाला मैं खुद जाता हूँ वहां पर, जहां अगर 100 की जरूरत है 100 की जगह पर 150, 200 भी गौवंश वहां पर रहते हैं। और इसके अलावा जैसे बड़ा विषय है ये नौती गौधान तो आप लोग सब जानते ही हैं, जो अन्य गौशाला है जैसे मैंने वहां से डिटेल निकाला। अब ये मेरा काम है कि मैं उन गौशालाओं में जा करके विजिट करूं। अमूमन अभी हम ऐसे जाते हैं नॉर्मल वे में कि ये गौशाला है, लेकिन अब हमको जब उसका डिटेल मिल गया कि ये किसी समूह के द्वारा संचालित है या ग्राम पंचायत द्वारा संचालित है, तो मैं उनसे सवाल जवाब कर सकता हूं कि जो भी पैसा सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है आपको 40 रुपए प्रति कैटल प्रति गौवंश, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पर किस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था है, हैंडपंप है या नहीं है, या नल जल की योजना के तहत आपके पास पानी है कि नहीं है। तो हमारे पास अब जो उत्तर आ गया बाकायदा अधिकृत तौर पर, अब मैं भी जाने के लिए वहां पर अधिकृत हूं और वहां पर मैं ग्राम पंचायत से सवाल कर सकता हूं कि यहाँ पर ये जो बेसहारा पशु हैं इनके संधारण के लिए, इनके पोषण के लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है। साथ ही साथ वहां से आपको आय क्या प्राप्त हो रही है। जो भी गौवंश है दुग्ध उत्पादन, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया योजना अम्बेडकर कामधेनु योजना करके चलाई है, उसको हम उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद वहाँ सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की है और भाजपा में पार्षद है, सब कुछ है और करप्शन भी हो रहा है। आपको भी पता है, आपका कृषक का कार्यकर्ताओं का अभी सवाल है, आप भाजपा तो भाजपा ये नहीं कहती कि भाजपा के छत्र तले आओ और भ्रष्टाचार करो। भाजपा के जो मोदी जी हैं वो भी कहते हैं सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप भाजपा की छत्र तले आ गए
तो आप भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकृत हो गए, या कोई भी ऐसा अगर विषय है, जैसे नगर परिषद मंडवा में 2022 से आज तक के निर्माण कार्य, सप्लाई ऑर्डर, उनकी हमने जानकारी चाहिए, जानकारी मांगी। अब उन जानकारियों को प्राप्त होने के बाद हम वहां पर जांच करने जाएंगे कि ये निर्माण वाकई में जमीन पर है या नहीं है। और जो पार्षदों की नियुक्ति का जो विषय था, उस विषय पर भी मैंने आपको बताया कि 6 वर्तमान पार्षद और 2 पूर्व पार्षद को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। अब मैंने सवाल ये लगाया था कि कब तक में हो जाएगा, उत्तर यही आया कि चूंकि प्रकरण न्यायालय में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः इसका समय बताना उपयुक्त नहीं है। तो अब जितना जल्दी कलेक्टर के कोर्ट में अगर डिसाइड हो पाता है तो होगा, अर्थात अदरवाइज चलता रहेगा न्यायालय की प्रक्रिया में। नालगांव क्षेत्र में और गढ़ क्षेत्र में पेड़ का संकट जारी है हमेशा। अभी हमने क्या लालगांव का जो बेल्ट है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है, ऊपर है। वहां पर क्या है कि जो नहर जाती है तो नहर से पानी ऊपर की ओर चढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। जहां तक लेवल है, सी वाटर लेवल के हिसाब से जो वाटर है ग्रेविटी के थ्रू वहां तक पानी जाता है। और अभी मैंने कल परसों ही जो कार्यपालन यंत्री है बाणसागर के, उनको मैंने बोला है कि यहाँ पर नहर का पानी अभी छोड़ा जाए, सिंचाई के लिए नहीं, सिंचाई वाला तो काम खत्म हो गया, खेती वाला, लेकिन वाटर लेवल अपग्रेड होने के लिए। तो 2-3 दिन पहले एक कैजुअलिटी हो गई थी, उन्होंने बताया कि इस बाबत भी नहर का पानी रोका गया है, जैसे ही वो क्लियर आउट होगा पानी वहां पर उपलब्ध होगा पेयजल की उपलब्धता के लिए। और दूसरा बड़ा विषय है जो मोदी जी की जल जीवन मिशन योजना है, घर घर में टोटी के द्वारा साफ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। वो बड़ी योजना है और उस योजना के तहत आप लोग भी देखते होंगे कि बड़ी बड़ी टंकियां हर ग्राम पंचायत के आसपास वहां पर निर्मित हो चुकी है। उनको संचालित कराने का काम हम जैसे जनप्रतिनिधियों का ही काम है। जब कोई विषय आता है तो मैं सीधे कार्यपालन यंत्री से बात करता हूँ, पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन से, अब वो उसको नोट करते हैं और सीधे जो भी वहां का लोकल इंजीनियर होता है वो जाकर के विजिट करता है। और वहां की जो समस्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति किसान ये कह रहा है कि हमारे खेत से होते हुए नहीं निकलने देंगे, तो अब क्या होता है कि जो जल जीवन मिशन वाले इंजीनियर से वो सोचते हैं कि यहाँ का काम छोड़ करके चलो दूसरी जगह चले जहाँ पर अभी फिलहाल विवाद है, उस विवाद को ही क्लियर आउट करने का काम हम जैसों का है। वहां पर जाकर के बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि पाइप 8 फुट 10 फुट नीचे से जाना है, आपकी खेती प्रभावित नहीं होगी, आपको पेयजल का ये उपलब्ध होगा पानी। और इसके अलावा साथ ही साथ अगर नहर का विषय है तो नहर से भी सिंचाई हो सकेगी। कोई रकबा इतना ज्यादा हो गया, उसका अभी हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है। जिस प्रकार से बाणसागर की जो नहरें हैं वो रीवा जिले में हर जगह पे दौड़ी हुई है, तो पेयजल की भी व्यवस्था साथ ही साथ सिंचाई का जो रकबा है वो भी बढ़ा हुआ है। सरकार आर्थिक संकट है, क्या वजह है इसको समझ में नहीं आ रहा। 3 साल पहले जनता विकास अधिकारी बने थे, 2 बिलियन का दावा किए थे विभाग के खिलाफ तार की व्यवस्था करने के लिए और शासन जगह की मुक्ति आज वो बड़ी प्रस्ताव विधानसभा संशासन की गलती है या सरकार की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। और आप लोग भी देखते होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बराबर ये बात बोलते हैं कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और जब विधानसभा का सत्र चलता है तो विरोधी पक्ष ये बोलते हैं कि कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है। तो कर्ज लेने की भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कर्ज बैंक उसी हितग्राही को देता है जिसकी साख बेहतर होती है, और जब वो कर्ज को लौटा रहा है, चुकता कर रहा है, तभी उसे बैंक कर्ज देता है। सीधे तौर पर हमारे और आपके लिए भी ये बात लागू होती है। तो इतने बड़े स्तर पर अगर मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज ले रही है, अर्थात उनका जो साख है वो बेहतर है, और साख बेहतर करने के लिए होने के लिए जो हम सभी नागरिक हैं मध्य प्रदेश के वो जिम्मेदार हैं, और वो बेहतर तरीके से जो विकास कार्य हैं उनमें जुड़े हुए हैं। और जो सरपंच है, जनपद सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत है, और एक एक आम नागरिक अपनी महती भूमिका अदा करता है, तब वही पैसा जाकर के रिफंड होता है और दोबारा कर्ज की आवश्यकता पड़ती है और मिलता है। और ये कोई अवैधानिक कार्य नहीं है कि कर्ज लिया गया और किसी भी प्रकार से पैसे की कमी है किसी भी निर्माण के लिए या किसी भी विकास
विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं पर ये विषय तो आता नहीं है। अभी आप देखिए नौती गोधाम करोड़ों के पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, हमने भी दिया, विधायक निधि भी दी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ सीधे स्वीकृत कर दिया कुछ दिन पहले ही, वो भी आप लोगों के संज्ञान में रहा। तो विकास कार्यों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के पास किसी भी सूरत में पैसे की कमी नहीं है। कहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे विषय आता है तो वो वित्त विभाग पूरा कंप्लीट करता है, वो प्रोसीडिंग में रहता है, क्योंकि प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि सामूहिक विवाह योजना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिन हितग्राहियों को पैसा नहीं मिल पाया, वो यदि आपात है, आपात होकर के भी अगर पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का पैसा रुकता है। जैसे पात्रता साबित होती है पैसा प्राप्त होता है। संबल कार्ड जैसी योजना है 2 लाख और 4 लाख का, जैसे ही पात्रता स्वीकृत होती है ऊपर से फंड आता है, पैसे प्राप्त होते हैं बराबर। एक सवाल और है आपसे, आप सत्ता की व्यवस्था के खिलाफ भी सवाल उठाते हैं। लोगों में चर्चा भी है कि भाजपा विधायक भाजपा की सरकार की नीति प्रश्न उठा रहे थे, तो इसके क्या मायने हैं? ये सरकार पैसा वाला आदमी सवाल उठाया, विपक्ष भी एक सवाल नहीं उठाया। महाविद्यालय का सवाल उठाया, वो भी भाजपा विधायक ने उठाया। आपका नगर परिषद मंडवा भी बीजेपी से ही मिले थे, पूरी सत्ता बीजेपी की, और सारे सवाल भी आपके बड़ी थी। इसके क्या मायने हैं? आप सरकार के व्यवस्था से संतुष्ट हैं या आपकी पारदर्शिता है? कोई भी असंतुष्टता नहीं है, और मैं सरकार का ही एक प्रकार से हिस्सा हूँ, विधायक हूँ और सत्ताधारी दल का हूँ। और मेरा ये दायित्व है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो नीचे अंत्योदय जो योजना है, हमारी पार्टी की जो योजना है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजना नीचे तक पहुंचे। उसके तहत जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त होता है, विधानसभा में हम लोग सवाल लगाए, वहां से उत्तर प्राप्त हो। मेरा ये उद्देश्य है कि उन उत्तरों को पब्लिक डोमेन में, यानी कि आम जनता के पास भी जाना चाहिए। अब जो मैंने वो उदाहरण दिए लाडली बहना वाला, ये कल्याणी पेंशन वाला, सरकार के पास हमने लगाया और सरकार उस सवाल के तहत उस चीज को प्रक्रिया में ले ली। अब उत्तर डायरेक्ट तौर पर ये नहीं आएगा कि हम बिल्कुल घोषणा करने वाले हैं, वो उत्तर हम लोगों को यही प्राप्त होता है कि ये प्रक्रियाधीन है, फिलहाल अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार गैर संवेदनशील है या उन चीजों को स्वीकार नहीं करती है। अब जो 600 का है बढ़ाने वाली बात है, जैसे दिव्यांग जन है, कल्याणी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, स्वाभाविक सी बात है कि एक इनका अपडेट होना चाहिए, इनको भी आर्थिक सहायता की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ है, बल्कि सरकार की जो बातें हैं उसको आम जन के पास जमीनी स्तर पर जमीन में उतारने का प्रयास में कर रहा हूं। उन्हें भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने अपना कार्य किया और अब सरकार का पार्ट